हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओपन कंप्यूटर। सो इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है कैश कोहेजन प्रॉब्लम, और कुछ पीवाईक्यू तो हम संग के संग करते हुए चल ही रहे हैं। तो कैश कोहेजन प्रॉब्लम को सबसे पहले समझते हैं कि ये प्रॉब्लम है क्या। देखिए, क्या होता है जब मल्टीपल लेवल्स में हमारी मेमोरी अरेंज होती है। एक लेवल है कैश का, उसके बाद है मेन मेमोरी, ठीक। तो अभी यहीं, और उसके बाद आ जाती है सेकेंडरी मेमोरी। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ मल्टीपल लेवल्स हैं। ऐसा हो सकता है कि एक ही डेटा, उसकी कई सारी कॉपीज मेन मेमोरी के अंदर रखी हो, सेकेंडरी में भी रखी हो और कैश में भी रखी हो। अब कैश के ऊपर परफॉर्म किया कोई ऑपरेशन और एक ही वैल्यू हो गई 3, लेकिन अभी तक जो मेन मेमोरी के अंदर वैल्यू थी वो 5 थी, जो पहले की वैल्यू थी कोई, और वो अभी तक 5 थी। अब इससे क्या होता है, एक ही डेटा की कई सारी वैल्यूज हो जाती हैं, जिसे हम कहते हैं कैश कोहेजन प्रॉब्लम। ओके, तो इससे कैसे अब बचें। अब इससे प्रॉब्लम क्या है, इससे प्रॉब्लम है इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी कैसे, इनकंसिस्टेंसी भाई, इनकंसिस्टेंसी इस तरीके से कि अगर मेन मेमोरी से इस डेटा को एक्सेस किया जाएगा तो अब क्या आएगा, एक ही वैल्यू 5 आएगी, और अगर ये डेटा डिलीट हो गया तो भी हम कैश की वैल्यू को हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो इस वैल्यू को सस्टेन करने के लिए हमारे पास दो मेथड आते हैं, जो तरीके हैं इस प्रॉब्लम को जो रिजॉल्व करते हैं, वो है राइट थ्रू और राइट बैक। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं राइट थ्रू की। राइट थ्रू के अंदर क्या होगा कि अगर आपने, देखिए मैंने यहाँ पे कहीं डेफिनेशन नहीं लिखी है, आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो काफ़ी इजीली मिल जाएगी अगर आपको डेफिनेशन चाहिए तो। राइट थ्रू के अंदर क्या होता है, मान लीजिए कि अगर आपने कोई भी डेटा कैश के अंदर चेंज किया, एक ही वैल्यू अगर 3 कर दी, तो आपको जाकर तुरंत राइट थ्रू कहता है कि मेन मेमोरी के अंदर जाइए और उसकी वैल्यू को तुरंत चेंज कर कर आइए। तो एक ही वैल्यू अगर 5 थी तो वहां से 5 हटाइए और 3 कर कर आइए उस वैल्यू को। ओके, तो ये होती है राइट थ्रू की पॉलिसी। तो डायरेक्टली आपको अगर कोई भी लोअर लेवल्स पे काम हो रहा है तो तुरंत हायर लेवल्स पे, मेन मेमोरी या उससे हायर लेवल पे जाइए और वहां के डेटा को चेंज कर कर आइए, जो डेटा अभी आपने लोअर लेवल पे चेंज किया है। ये होता है राइट थ्रू पॉलिसी। अब इस पॉलिसी के साथ प्रॉब्लम ये है राइट थ्रू के अंदर कि आपको बार बार डेटा चेंज करेंगे, बार बार मेन मेमोरी के अंदर जाना पड़ेगा। अगर आपने कैश लगाया है तो इसलिए लगाया है कि आप उसे, कि आपको मेन मेमोरी को एक्सेस ना करना पड़े जो स्लो है, या फिर सेकेंडरी मेमोरी में ना जाना पड़े जो कि स्लो है। अगर आपका जो प्राइमरी गोल है वो है आपका स्पीड, तो भैया आप फिर ये कैश लगा ही क्यों रहे हो बार, क्योंकि जब मेरे को बार बार तो मेन मेमोरी में जाना ही पड़ रहा है। तो इसलिए राइट थ्रो जो है स्ट्रेटेजी, उससे एक बेटर स्ट्रेटेजी आती है राइट बैक स्ट्रेटेजी। राइट बैक स्ट्रेटेजी क्या कहती है कि आप पहले अपने डेटा के अंदर चेंज कर लीजिए। मान लीजिए मैंने बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करिए, पहले 3 हो गया, फिर 2 हो गया, उसके बाद 6 हो गया, वैल्यू 7 हो गई। अब ऐसा चांस आया कि इस कैश में से मुझे इस पर्टिकुलर डेटा को बाहर निकालना है, और ऐसा होता है कैश के अंदर जब मेमोरी फिल हो जाती है और जब मेरे को कोई दूसरा डेटा लाना होता है, हमने मैपिंग पढ़ी है, तो पहले वाले डेटा को हटाया जाता है, उसकी जगह दूसरा डेटा आता है। तो जब भी मैं हटाऊंगा, यानी कि कैश से जब मैं अपने डेटा को बाहर करूंगा, तब मैं जाकर राइट बैक पॉलिसी के अंदर क्या करूंगा, नीचे के हायर लेवल्स पर जाकर मैं उन्हें अपने डेटा को चेंज कर कर आऊंगा। ओके, तो ये होता है राइट बैक, जो कि एक इफेक्टिव है। इसके अंदर हमें बार बार मेन मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी, कोई दूसरी मेमोरी पर नहीं जाना पड़ रहा ओके, अब एक क्वेश्चन देखते हैं समझने के लिए। देखिए यहाँ एक वर्ड आया है फॉर इंक्लूजन। इंक्लूजन का मतलब समझ लेते हैं थोड़ा सा, इंक्लूजन क्या कहता है। इंक्लूजन का मतलब है जो डेटा आपके हायर लेवल पर, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी के अंदर मौजूद है, फिर मेन मेमोरी के अंदर भी मौजूद है, और फिर कैश के अंदर भी मौजूद है, तो हम कहेंगे कि वो डेटा का इंक्लूजन है। तो वो इंक्लूजन क्या बताता है कि कैश की जो डेटा हमारे पास लोअर लेवल पे मौजूद है वो हायर लेवल पे भी मौजूद है, तो इसे हम कहते हैं इंक्लूजन। सो क्या कह रहा है, फॉर इंक्लूजन टू होल्ड बिटवीन टू कैश लेवल L1 एंड L2। तो दो लेवल हैं, L1 है एक लेवल कैश का, वहीं एक दूसरा लेवल है L2, और इनके बीच में जो लेवल 2 का कोई डेटा है जो लेवल 1 के अंदर भी मौजूद है, यानी कि दोनों के अंदर सेम डेटा मौजूद है मल्टी लेवल कैश हायरार्की के अंदर।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेसेसरी, क्या चीज जरूरी होनी चाहिए? तो L1 मस्ट बी राइट थ्रू कैश। भाई नहीं, ऐसा तो कहीं भी नहीं है। अगर मुझे इंक्लूजन करना है, कोई डेटा इस L2 के अंदर है और वो डेटा L1 के अंदर भी है, तो क्या ये जरूरी है? मैंने कहीं भी बोला ऐसा कोई जरूरी है कि वो राइट थ्रू कैश ही होना चाहिए? नहीं भाई, ऐसा तो जरूरी नहीं है। L2 मस्ट बी राइट थ्रू कैश। अच्छा, वो L2 के लिए कह रहा है कि L1 नहीं था, L2 राइट थ्रू। भाई नहीं, ऐसा फिर भी जरूरी नहीं है। उसके बाद तो यहां तो निकल जाते हैं दोनों ऑप्शन गलत। तो दोनों ऑप्शन किस में है? 1 2 इसमें है, खत्म, इसको नहीं लेंगे, ये वाला भी नहीं लेंगे, और 1 में इसमें भी आ गया तो इसको भी नहीं लेंगे। बचा क्या? यही बचा। एक बार फोर्थ ऑप्शन को पढ़ लेते हैं कि है क्या। द L2 कैश मस्ट बी लीस्ट एज लार्जर एज द L1 कैश। बिल्कुल सही बात है कि हम जब हायरार्की में पढ़ते हैं तो हायरार्की में क्या पढ़ते हैं कि जो ऊपर रजिस्टर होगा उसका साइज जो होगा वो कम होगा, और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे साइज क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो लेवल 2 कैश कहीं यहाँ, लेवल 1 कैश कहीं ऊपर था, लेवल 2 कैश उसके नीचे, उससे हायर लेवल पर आ गया, तो गारंटी की बात है कि लेवल 2 का साइज बड़ा होना चाहिए, या तो कम से कम उसके बराबर होना चाहिए। तो ये तो जरूरी है कि L2 मस्ट कैश मस्ट बी एट लीस्ट एज लार्जर एज द L1 कैश। तो L1 के बराबर का होना चाहिए। तो इसलिए 4-1 बिल्कुल करेक्ट है। 3 वाला पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है कि द एसोसिएटिविटी ऑफ L2 की जो एसोसिएटिविटी है मस्ट बी ग्रेटर देन L1। ये क्या एसोसिएटिविटी की बात कर रहा है L1 के लिए, L2 के लिए, कैश के लिए? ये तो अजीब बात है, कुछ समझ ही नहीं आ रही है ना। तो इस वाली बात को छोड़ते हैं कि क्या कह रहा है। मेरा तो ऑप्शन जो आंसर्स को एलिमिनेट करने से ही मेरे पास एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? इन अ 2 लेवल कैश। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन अ 2 लेवल कैश, ये थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग अलग तरीके की भी देगा। द एक्सेस टाइम ऑफ L1 एंड L2 कैश आर 1 and 8 क्लॉक साइकिल। यस, तो लेवल 1 जो कैश है उसका जो एक्सेस टाइम है वो है 1 क्लॉक साइकिल। ओके, लेवल 2 जो कैश है उसका जो टाइम है वो है 8 क्लॉक साइकिल। उसके बाद कह रहा है द मिस पेनल्टी फ्रॉम द L2 कैश टू द, सॉरी, मिस पेनल्टी कहां लिखा? अच्छा, मिस पेनल्टी फ्रॉम द L2 कैश टू द मेन मेमोरी इज 18 क्लॉक साइकिल। अच्छा, अगर L2 में भी डेटा मिस हो जाता है तो मुझे मेन मेमोरी में जाना पड़ेगा, और मेन मेमोरी पे जाने की जो पेनल्टी है वो है 18 क्लॉक साइकिल। तो मुझे एक अच्छा खासा वक्त मेन मेमोरी में बिताना, मेन मेमोरी को पेनल्टी के रूप में देना पड़ेगा। उसके बाद कह रहा है द मिस रेट ऑफ L1 कैश इज ट्वाइस दैट ऑफ L2। ओके, तो अगर L1 के अंदर जो मिस रेट है वो दुगना है, यदि L2 के अंदर लेट कर लेते हैं, यदि L2 का जो मिस रेट है, L2 का मिस रेट अगर x है तो गारंटी की बात है कि फिर L1 का क्या हो जाएगा? L1 का हो जाएगा 2x, क्योंकि उसने क्या कहा है कि जो L2 का जो मिस रेट है उससे दुगना है L1 का मिस रेट। ओके, अब याद रखना ये हिट रेशियो या फिर हिट रेट नहीं बता रहा, ये मिस रेट बता रहा है। ओके, तो द एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम AMAT ऑफ द कैश सिस्टम इज 2 साइकिल। तो हमें AMAT यानी कि एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम भी मेरे को 2 दे रखा है। तो द मिस रेट ऑफ द L1 एंड L2, तो L1 और L2 का मिस रेट। अच्छा, तो x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, बिल्कुल सही बात है। अब कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। देखिए, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है और जो आपने पढ़ा है पिछली वीडियोस के अंदर किस तरीके से एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम निकालते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को बड़ा ही इजीली कर लेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, AMAT होता क्या है? एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम क्या होता है? सबसे पहले मैं L1 कैश के अंदर जाऊंगा। L1 कैश के अंदर जाने पर मेरे क्या चांस हैं कि डेटा मिलेगा? तो उसका मिस रेशियो तो है, मिस रेट जो है वो 2x है, तो 1 माइनस जो 2x होगा वो हो जाएगा हिट रेट, गारंटी की बात है। और इसमें जाने पर मेरे को कितने साइकिल्स बिगाड़नी पड़ेंगी? 1 साइकिल। तो 1 साइकिल अगर मेरा काम हो जाएगा, है ना, 1 साइकिल में काम हो जाएगा। इसके बाद बात करें, अगर यहाँ मिस होता है तो मिस होने के क्या चांस हैं भाई? 2x।
तो और मैं चाहता हूं कि L2 में हिट हो जाता है, तो L2 में क्या हिट होने के क्या चांसेस हैं, 1 माइनस एक्स, एक्स मिस होने के चांस हैं, तो 1 माइनस एक्स हिट होने के चांस है। और अगर L2 में पहुंचता हूं तो यहाँ काम कितने में हो जाएगा, यहाँ काम हो जाएगा भैया 8 में, लेकिन जो पेनल्टी है वो 1 की वो लगेगी यहाँ की, जो यहाँ नहीं मिला है डेटा उसकी पेनल्टी लगेगी। इसके बाद अगर L2 में भी नहीं मिलता है तो L2 में ना मिलने का जो है वो जाएगा इस तरीके का कि 2x यहाँ से, और फिर x का मिस रेशियो यहाँ का, और फिर 8 लगेगा 1 लगेगा, ये तो पेनल्टी पहले की लगी, और फिर मेमोरी को एक्सेस करके आना पड़ेगा जिसमें मेरे को टाइम लगेगा 18 क्लॉक साइकिल। अब इसका हिट रेशियो मत पूछना भाई, पहले ही बताया कि अगर आखिरी लेवल की बात कर रहे हैं, जो भी आखिरी लेवल होगा उसका 100% चांस है कि वहां तो डेटा मिल ही जाएगा। ओके, तो अब बात करते हैं AMAT यानी कि एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम 2 दे रखा है, गिवन है 1 माइनस 2x हो गया 1 से मल्टीप्लाई करने पर, यहां से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 यहां पर आ गया, 9 से मल्टीप्लाई किया इसका तो क्या आ गया, 9 से मल्टीप्लाई किया तो 18x आ गया, बिल्कुल सही 18x, और 1 से भी मल्टीप्लाई, जैसे ही मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का आएगा 2x स्क्वायर और माइनस का 18x स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, इसके बाद 2x स्क्वायर हो गया, और 2x स्क्वायर यहाँ पर क्या है, 8 प्लस 1 9, 18 प्लस 18 27, 27 इंटू 2 54x स्क्वायर। ओके, 2 को मैं इस तरफ लेकर आऊंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा -1, और माइनस का 2x प्लस का ये तो प्लस का 16x, माइनस का 18x स्क्वायर प्लस का 54x स्क्वायर तो बचेगा प्लस का 36x स्क्वायर। यस, तो इक्वेशन क्या बनी मेरी, इक्वेशन बनी 36x स्क्वायर प्लस का 16x माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। यस, इसमें से अब मेरे को फैक्टराइज करना, ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज कैसे करेंगे, 36 का मल्टीप्लाई इधर तो 36 के फैक्टर आने चाहिए 16, तो 36 के 18 और 2 बिल्कुल, तो 36x स्क्वायर प्लस का 18x माइनस का 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से कॉमन आ गया, यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ साइड में, यहाँ से कॉमन आ जाएगा 18x, बचेगा क्या, बचेगा 2x माइनस 2x प्लस का 1। ओके, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, -1 कॉमन ले लिया, बचा क्या, बचा 2x माइनस प्लस 1। ओके, इक्वल्स टू 0। तो 18x माइनस 1 एक फैक्टर बना, दूसरा फैक्टर बना 2x प्लस 1। ठीक, या तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर ये है 0 तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/18, और x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1/2। अब देखिए माइनस में कभी भी मिस रेट नहीं हो सकता है ना हमारा, तो मिस रेट क्या होगा 1/18 होगा, और 1/18 की वैल्यू क्या आएगी, एक मिनट कैलकुलेटर में सॉल्व करके देखें। तो 1/18 की वैल्यू मैं अपने साइड में कैलकुलेटर में कर रहा हूं, तो 1/18 की वैल्यू आ रही है 0.056, यही आ रही है बिल्कुल, पहला वाला ऑप्शन। अच्छा, दूसरे वाले में भी है, लेकिन पूछ क्या रहा है, एक मिनट, x किसका वैल्यू थी, x थी L2 की, है ना, L2 की, तो मिस रेट L1 एंड L2 रेस्पेक्टिवली, तो L2 यहां पर बात हो रही है, यानी कि पहला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या हमारा दूसरा ऑप्शन क्या होगा कि भाई 2x है, अगर L1 की बात करें तो वहां 2x है, 2x में क्या हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 2/18 करूंगा तो फिर 0.1111 ये आ जाएगा। ओके तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन और देखते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है द रीड एक्सेस टाइम एंड द हिट रेशियो ऑफ द हायरार्की एट गिवन बिलो। ओके, हमें कुछ डेटा गिवन है, और डेटा कैसे गिवन है, इंस्ट्रक्शन कैश है, डेटा कैश है, लेवल 2 कैश है। तो इंस्ट्रक्शन कैश है, ये वाला मैंने आपको बताया है कि इंस्ट्रक्शन कैश यहां होगा, डेटा कैश सेम लेवल पर है। इसका सेम लेवल का मतलब क्या है कि ये लेवल 1 ही चल रहा है, और यहां पर हमारा होगा सीपीयू। ठीक,
अब सीपीयू को कोई भी इंस्ट्रक्शन पढ़ना होगा तो इंस्ट्रक्शन कैश के अंदर जाएगा, डेटा पढ़ना होगा तो डेटा कैश के अंदर जाएगा। लेकिन उसके बाद एक सिंगल लेवल आ जाता है जहां पर सिंगल लेवल 2 का कैश लग रहा है, L2 लग रहा है। ओके, और उस सब का डेटा उसके बाद फिर मेन मेमोरी होगा, जो भी होगा वो सब आगे की कहानी है। क्या कह रहा है, द रीड एक्सेस टाइम ऑफ द मेन मेमोरी इन 90 इज, अच्छा इन्हें लिख दिया, इज आएगा यहाँ पर शायद 90 नैनो सेकेंड्स। 90 नैनो सेकेंड्स का मतलब मेन मेमोरी में जाकर अगर डेटा सर्च करना है तो वहां 90 नैनो सेकेंड्स का वक्त लगेगा। ओके, उसके बाद एज्यूम दैट द कैश यूज द रिफर्ड वर्ड फर्स्ट रीड पॉलिसी एंड द राइट बैक पॉलिसी। राइट बैक पॉलिसी क्या बता रहा है, अच्छा एक मिनट देखते हैं। एज्यूम दैट ऑल द कैश आर डायरेक्ट मैप कैश, डायरेक्ट मैप कैश। ओके, assume that the dirty bit is always 0, dirty bit। ओके, फॉर dirty bit का मतलब अगर कोई यूनिट चेंज नहीं हुई है तो वैल्यू 0 होगी, अगर चेंज हो गई है तो वो dirty bit हो चुकी है, इसका मतलब वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 0 बोल रहा है, इसका मतलब कोई वैल्यू चेंज नहीं की गई है। ओके, इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम 60% ऑफ द मेमोरी रीड्स आर फॉर इंस्ट्रक्शन फैच एंड द 40% आर ऑफ द मेमोरी ऑपरेंड फैच। अच्छा, कोई भी इंस्ट्रक्शन, अगर कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है तो उसमें ज्यादातर 60% जो इंस्ट्रक्शन की इंस्ट्रक्शन फैच करने के लिए जाएंगे और 40% ही हम डेटा या ऑपरेंड को फैच करने के लिए जाएंगे। ओके, उसके बाद कह रहा है द एवरेज रीड एक्सेस टाइम इन नैनो सेकेंड्स। तो एवरेज रीड एक्सेस टाइम पूछ रहा है नैनो सेकेंड्स के अंदर। ओके, तो भाई जब आप एवरेज एक्सेस टाइम एवरेज पूछ रहे हो तो एवरेज में ये सब कहानी देने की क्या जरूरत थी, 0 है फलाना है। एवरेज का तो हम फंडामेंटल जानते हैं कि किस तरीके से करते हैं। तो पर लेकिन अब ये थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। डिफरेंट कॉन्सेप्ट में इसलिए बोल रहा हूं, अभी तक जो हमने क्वेश्चन करे उन क्वेश्चंस में क्या था कि हमारे पास जब भी डेटा हम एक्सेस करने जाते थे तो इधर से एक ही लेवल होता था, लेवल 1 कैश, फिर लेवल 2 कैश। लेकिन यहाँ लेवल 1 पर ही हमारे पास 2 कैश है, तो रास्ता कौन सी तरफ से जाएगा ये तो मुझे मालूम नहीं ना। तो कहाँ से जाएगा इस वाली बात पर एक तरीका हो सकता है कि ऐसा करते हैं कि इधर से भी डेटा जाएगा और इधर से भी डेटा जाएगा, दोनों से जाने के डेटा हम एक्सेस कर सकते हैं, है ना। तो क्या करते हैं, एक तरीका है, देखिए मैं पहले निकालता हूं इंस्ट्रक्शन का क्या है। तो एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाले रास्ते से अगर जाएगा तब कितना एक्सेस टाइम लगेगा। ओके, तो अगर इंस्ट्रक्शन वाले एरिया से जाता है तो यहाँ का हिट रेशियो है 0.8 और अगर हिट कर जाता है तो 2 नैनो सेकेंड्स के अंदर काम खत्म हो जाएगा। अगर नहीं हिट करता है तो मुझे अगले वाले स्टेज पर जाना पड़ेगा, लेवल 2 पे। आप देखिए डेटा पे नहीं जाएगा, लेवल 2 पे जाएगा। लेवल 2 पे जाने का चांस है 0.2 और वहां पर हिट करेगा तो 0.9% चांस है 0.9 चांस है कि वहां हिट कर जाएगा, हिट रेशियो हो गया। अगर हिट करेगा तो क्या लगेगा भाई, 2 नैनो सेकेंड्स तो आपकी पेनल्टी यहाँ की और फिर 8 नैनो सेकेंड्स अपना जो काम एक्सेस लगेगा टाइम। ओके, अगर यहाँ भी एक्सेस नहीं हो पाता है तो इसके आगे जाएगा 0.2 मिस करने का पहली वाली लेवल को, दूसरे वाले लेवल को मिस करने का 0.1 और उसके बाद मेन मेमोरी पे पहुंचेगा जहां उसे टाइम लगेगा 90 नैनो सेकेंड्स। लेकिन 90 नैनो सेकेंड्स तो सिर्फ मेन मेमोरी को एक्सेस करने का टाइम है, हमें टाइम तो यहां भी लगा ना। तो यहां कितना टाइम लगा, 2 लगा और 8 लगा, तो यहां की पेनल्टी जोड़ दी जाएगी। ओके, अब 0.8 का 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1.6 आएगा प्लस यहाँ हो जाएगा 10 का अगर 0.9 देखें तो 9 होगा, 9 का 0.2 अगर हम देखें तो 1.8 हो जाएगा। ओके, यहाँ होगा 90 प्लस 2 92 प्लस 8 100 का 0.1 10 और उसका भी 0.2 2 हो जाएगा। ओके, तो कितना आंसर आ रहा है, इसको अगर हम सॉल्व करें, इसमें 0.0 लगा लें तो 6 और ये 5.4। ओके, 5.4 नैनो सेकेंड्स लगेंगे मुझे इस नहीं मतलब मुझे एवरेज टाइम है इसको मेमोरी को एक्सेस करने का इंस्ट्रक्शन वाले रास्ते से अगर हम जाते हैं। अच्छा, अगर एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम में डेटा वाले रास्ते से निकालूं तो क्या आएगा, डेटा वाले रास्ते से हिट होने के चांस हैं 0.9 और 2 नैनो सेकेंड्स के अंदर काम हो जाएगा, 2 नैनो सेकेंड्स के अंदर काम हो जाएगा। अगर हिट नहीं किया
तो 0.1 चांसेस हैं उसके, और वहां जाएगा हमारे लेवल 2 कैश पे जहां उसका हिट रेशियो है 0.9, और यहां उसे टाइम लगेगा 2 तो पेनल्टी और प्लस 8। यस, इसके बाद यहां भी अगर मिस कर गया, पहली वाली मिस करेगा, दूसरी वाली मिस करेगा 0.1, ये तो समझ आ रहा होगा। और अगर 0.1 को भी मिस कर दिया तो फिर कहाँ जाएगा, फिर जाएगा लास्ट पे। तो लास्ट वाले पे क्या होगा, 90 + 2 + 8, ये तो सेम बात है ऊपर वाली जो हो रही है। अब 9 का 0.9 का सॉरी 2 का 0.9 हो जाएगा 1.8, 10 का 0.9 9 और उसका 0.1 तो आ जाएगा 0.9। यस, उसके बाद 90 + 100, 100 का 0.1, 10 और उसका 0.1 1 हो गया। यस, तो कितना आया, पॉइंट लगा लेते हैं, 0 लगाते हैं, 7 आया और कैरी गया 1 1 और 2 3, तो 3.7 नैनो सेकेंड्स इसका आ गया आंसर। ओके, अब यहाँ अगर मैं इसे थोड़ा इरेज कर दूं जिससे जगह बन जाए अब देखते हैं। तो एवरेज इस वाले रास्ते से जो इंस्ट्रक्शन वाला रास्ता था वहां से जाने के लिए हमें इतना टाइम लगा एवरेज टाइम, और डेटा कैश वाले रास्ते से जाने पर एवरेज जो टाइम है वो ये लग रहा है। ओके, तो एवरेज टाइम तो हमें समझ आ गया। अब मेन चीज जो है क्या, लेकिन क्या हर बार हमने तो यहाँ ये माना ना, इस वाले एवरेज को निकालते समय हमने ये माना कि सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इसी वाले रास्ते से फॉलो हो रहे हैं, और जब डेटा कैश वाले को निकाला तो सारे हम ये मान के चल रहे हैं कि इस वाले रास्ते से हो रहे हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा। हो क्या रहा है, 60% केस, इसका 60% केस इंस्ट्रक्शन वाले से यूज हो रहा है, और 40% चांसेस हैं कि डेटा वाले केस से जाएगा। तो बहुत ईजी है, 60% है तो 0.6% है 5.4 का, प्लस 0.4% है 3.7 का। जो ये वक्त लगेगा ये लगेगा हमारा पूरा सिस्टम का एवरेज टाइम। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, इसे मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करता हूं। तो 0.6 मल्टीप्लाई बाय 5.4, तो आंसर आ रहा है 3.24। ओके, और 0.4 मल्टीप्लाई बाय 3.7 तो 1.48। अगर हम बात करें इन दोनों को ऐड करते हैं तो ऐड करने पे क्या आएगा, 3.24 प्लस 1.48 इक्वल्स टू 4.72, और 4.72 हो जाता है अपना आंसर। 2 डेसिमल तक पूछा था, एग्जैक्टली उसने इस तरीके की कैलकुलेशन दी कि हमारा जो आंसर है ना वो करेक्टली 4.72 और 2 डेसिमल में ही बात खत्म हो जाए और एम्बिग्यूटी ना आए। ओके, तो 2 डेसिमल तक ही बात करिए, आ गया अपना आंसर। ओके, तो ये था अपना इस वीडियो के अंदर सारा टॉपिक। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमने करे, कोएर्जन प्रॉब्लम भी समझी कि कैश कोएर्जन प्रॉब्लम क्या होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।